नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे इस चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा इतिहास का पहला चैप्टर, सिंधु घाटी की सभ्यता। आई बात समझ में? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को मैं 4 चरण में पढ़ाऊंगा। पहला चरण रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का पृष्ठभूमि, या फिर इसको हम कहानी के तौर पर पढ़ेंगे। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, दूसरा चरण इसके खोजकर्ता, सिंधु घाटी सभ्यता को किसने खोजी है, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। तीसरा चरण में हम पढ़ेंगे इसके विभिन्न नामकरण, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता को और किस किस नाम से पुकारा जाते हैं। ठीक है। और चौथा हम पढ़ेंगे साथियों इसकी समय अवधि। समय अवधि का मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान से पहले कितने वर्ष पहले एग्जिस्ट करते थे। आई बात समझ में? तो हम इसको 4 सेक्टर में बांट कर अच्छे से पढ़ेंगे। आई बात समझ में? दोस्तों, भारत के इतिहास को ना 3 स्टेप में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक काल का इतिहास। आई बात समझ में? तो आइए हम पढ़ते हैं प्राचीन काल का पहला चैप्टर, सिंधु घाटी की सभ्यता। साथियों, आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले ना वैदिक काल से ही भारत के इतिहास को माना जाता था, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में ऐसे सबूत और साक्ष्य मिले कि भारत का जो इतिहास है सिंधु घाटी सभ्यता से माना गया। ठीक है। उसके पहले वैदिक काल को माना जाता था। आई बात समझ में? लेकिन सबूतों के तौर पर हमें ऐसे चीजें जानकारी हुई जिससे स्पष्ट हो गया कि प्राचीन काल के इतिहास, भारत के इतिहास वैदिक काल से शुरू ना होकर सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। आई बात समझ में? साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता ना विश्व के पुरानी सभ्यताओं में से एक है। विश्व के पुरानी सभ्यता कहने का मतलब है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता। ठीक है। तो इन विदेश में जितने भी सभ्यता है ना, उनमें से क्षेत्रफल के अनुसार से भारत की सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो क्षेत्रफल के अनुसार से कहीं ज्यादा है। आई बात समझ में? इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय सभ्यता आज से 2000 2500 साल पहले कितनी उन्नत थी। आई बात समझ में? तो आइए हम एक एक करके पॉइंट वाइज जो आपको 4 चरण बताया था मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा विस्तृत है, तो इनको 3 से 4 वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये पहला वीडियो है। इस पहला वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक जानकारी दूंगा। आई बात समझ में? तो आते हैं इधर। तो सबसे पहले हम देखेंगे पृष्ठभूमि। ठीक है। पृष्ठभूमि, इसके अंतर्गत देखेंगे हम इसके पीछे कहानी आखिर है क्या। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में ना, पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। आई बात समझ में? कंफ्यूज मत होना। 1947 में जब बंटवारा हुआ था ना, तो पंजाब 2 हिस्सों में बटा था। एक और तो भारत का पंजाब है और दूसरा और पाकिस्तान का पंजाब, 2 हिस्सों में बढ़ गया था। आई बात समझ में? तो इसी पंजाब क्षेत्र में ना एक हड़प्पा स्थल है। तो उस एरिया में ना कुछ लोग थे पाकिस्तान के, तो घर बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करने के लिए आए थे। ठीक है। लेकिन मिट्टी की खुदाई के दौरान तो मिलना क्या था? मिट्टी मिलना था, लेकिन मिला क्या? एक बनी बुनाई ईंटों के टीले मिले। आई बात समझ में? ईंटों का टीला मिलना बहुत बड़ा आश्चर्य की बात था। ठीक है। तो वे लोग अंधविश्वास रहे होंगे, तो उन ईंटों के टीलों को घर में ले जाकर भगवान समझकर पूजा अर्चना शुरू कर दिया। ठीक है।
जब इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन को हुई ना, तो इस हड़प्पा सभ्यता का दौरा किया। तो हड़प्पा सभ्यता का दौरा किया तो इनको भी ऐसा लगा कि होगा कुछ ऐसे ही, बस ऐसी ही जानकारी छोटा सा प्राप्त किया ये। उसके बाद दूसरा घटना तब घटी बर्टन बंधु के द्वारा 1856 में। बर्टन बंधु एक अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, जेम्स बर्टन और विल्सन बर्टन, ठीक है। जब सिंध प्रांत के कराची से ना, ये इधर का सिंध प्रांत है, तो सिंध प्रांत के कराची से पंजाब के लाहौर क्षेत्र तक जब रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे ना, तो रेलवे ट्रैक बिछाएगा तो खुदाई तो करेगा, तो इनको ना खुदाई के दौरान फिर से पुनः ईंटा का टीला मिले, ठीक है। तो ये भी आश्चर्य में पड़ गया ये कैसे हुआ, ठीक है। जब इनकी जानकारी कनिंघम को प्राप्त हुआ ना, ठीक है, कनिंघम को जब इसकी जानकारी प्राप्त हुआ कि ईंटे का टीला मिला है, तो हड़प्पा के आसपास के जितने भी क्षेत्र है, यहाँ पास हड़प्पा है, पंजाब क्षेत्र में हड़प्पा है, तो इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र है, शहर है, गांव है, उनकी खुदाई करवाई, ठीक है। एक बात हो गई कनिंघम की। अब आता है जॉन मार्शल की एंट्री, यही पास होता है। तो कनिंघम ने सर्वेक्षण करवाया आसपास का, ठीक है, हड़प्पा के आसपास का क्षेत्र सर्वेक्षण करवाया। उसके बाद आता है जॉन मार्शल, ठीक है। तो कनिंघम ने एक पुरातत्व विभाग का गठन करा दिया, जिसका हेड कौन था, मुखिया जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ना ये पूरा हड़प्पा के आसपास क्षेत्रों का उत्खनन कार्य करवाया व्यवस्थित ढंग से। आई बात समझ में। तो उसके बाद नंबर किसका आता है, दयाराम साहनी, ठीक है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में व्यवस्थित ढंग से उत्खनन कार्य करवाया, लेकिन उत्खनन कार्य किसने किया, तो दयाराम साहनी आएगा आंसर, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो आप लिखेंगे दयाराम साहनी। आई बात समझ में। किसके अंडर में किया, तो जॉन मार्शल ने किया, जॉन मार्शल के अंडर में किया खोज, ठीक है। और पुरातात्विक विभाग का गठन किसने किया, तो आप लिखेंगे कनिंघम, ठीक है। तो इसको मैं ब्रीफ में और बताना चाहूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चार्ल्स मैसन पहली बार दौरा किया हड़प्पा क्षेत्र का। उसके बाद बर्टन बंधु के द्वारा पुनः ईंटा के टीले प्राप्त हुआ रेलवे ट्रैक के निर्माण के दौरान, ठीक है। जब इसकी जानकारी कनिंघम को प्राप्त होता है ना, तो हड़प्पा के आसपास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाया। इन्होंने ही पुरातात्विक विभाग का गठन कराया, और उस पुरातात्विक विभाग का मुखिया किसको बनाया, जॉन मार्शल को बनाया। जॉन मार्शल ने हड़प्पा के आसपास के क्षेत्रों का व्यवस्थित रूप से उत्खनन कार्य करवाया, और उत्खनन कार्य करवाने के बाद दयाराम साहनी ने हड़प्पा क्षेत्र का उत्खनन किया। आई बात समझ में। बहुत ही आसान शब्दों में आपको कॉन्सेप्ट वाइज सब समझा रहा हूँ साथियों। अगर यह वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ 2 से 3 बार जरूर देखना। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करना कि कहाँ पर समझ नहीं आ रहा है एक्चुअल में। आई बात समझ में, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ जाए, यही मेरा उद्देश्य है, ताकि एग्जाम हॉल में आपसे गड़बड़ी और कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। अब हम आते हैं अगले चरण में, विभिन्न नामकरण, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, ठीक है। इसके पहले इसके रीजन को मैं बता रहा हूं। तो जितने भी स्थल मिला है ना सभ्यता का, तो वो सिंधु नदी के आसपास ही मिला है। आई बात समझ में। 70% उत्खनन, 70% स्थल इस सभ्यता का सिंधु नदी के आसपास ही मिला है, और उसकी सहायक नदियों के आसपास। आई बात समझ में। इसी कारण सिंधु नदी को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। मैं आपको मैप के थ्रू समझा रहा हूँ अच्छे से, ताकि
आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल गलती ना करें, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत की पठार से, जम्मू कश्मीर होता हुआ लाहौर कराची होकर जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी से निकलते हैं जम्मू कश्मीर, लाहौर, कराची, हड़प्पा, ठीक है, ये है। तो इसके सहायक नदी रावी, चिनाब, व्यास, ठीक है, सतलज भी तिब्बत से निकलता है। तो ये जितने भी एरिया है ना, सिंधु नदी और इसके सहायक नदियाँ, इन्हीं क्षेत्रों में दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिला है। तो लगभग 70% इसी क्षेत्र में मिला है। इसी कारण ज़्यादा मैक्सिमम स्थल मिलने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया, ठीक है। साथियों, यहाँ पर मेंस में आपको लिखने के लिए आएगा कि हर सभ्यता नदियों के किनारे ही क्यों बसते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि कोई भी इंसान नदियों के किनारे इसलिए बसता है ताकि उसको पीने के लिए जल मिल जाए, ठीक है, और खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन मिल जाए, घर बनाएंगे तो पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही। मतलब जो मूलभूत जो जरूरत है खाने पीने के लिए, घर बनाने के लिए, रहने के लिए, वो पानी से ही प्राप्त हो सकती। इसी कारण देखना नील की सभ्यता, जो भी सभ्यता है, जो भी शहर है, जो भी गांव है, देखना वो हमेशा नदियों के किनारे ही बसा रहेगा। आई बात समझ में। और दूसरे नाम पर चढ़ते हैं हड़प्पा संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले खोज हड़प्पा स्थल की ही हुई है। आई बात समझ में। उसके बाद देखेंगे साथियों, तीसरा नाम है इसका कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसी समय में कांसे की खोज हुई। आई बात समझ में। और चौथा नाम देखेंगे प्रथम नगरीकरण, ठीक है। प्रथम नगरीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि आज वर्तमान में नगर में जैसे कि मुंबई, दिल्ली हो गया, कोई भी शहर में आप देखो जैसा स्ट्रक्चर बना है, शहरों का स्ट्रक्चर, घरों का मकान नियोजन, ठीक है, मकान का नियोजन, नगर नियोजन जिस तरह आज हुआ है ना, वो पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुका है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगर कहा गया है, प्रथम नगरीकरण की सभ्यता कहा गया है। आई बात समझ में। साथियों, एक बेसिक जानकारी और देना चाहूंगा। लगभग अभी तक 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, ठीक है। उनमें से लगभग 900 स्थल भारत में पाया गया है, बाकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पाया गया है। आई बात समझ में। इन 1400 स्थलों में सिर्फ 3% का ही उत्खनन का कार्य हो चुका है, बाकी शेष है। आई बात समझ में। तो आइए हम इसके चौथे सेक्टर पर जाते हैं, इसकी समय अवधि। आई बात समझ में। समय अवधि हर किताब में हर इतिहासकार अलग अलग डेट को बताया है। इसलिए क्योंकि कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ अभिलेखों के माध्यम से हमें जानकारी मिला है, उत्खनन के माध्यम से जानकारी मिला है कि इसका समय अवधि इतना से इतना हो सकता है। एकदम परफेक्ट फैक्ट नहीं मिला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ से शुरू होता है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन 14। कार्बन 14 एक वैज्ञानिक पद्धति है। आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है कि कार्बन 14 क्या है। तो कार्बन 14 के माध्यम से किसी भी जीवाश्म का अध्ययन करके यह पता लगाया जा सकता है कि इसका उम्र कितना है। आई बात समझ में। तो कार्बन 14 एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता 2300 से 1750 के मध्य है, वो भी बीसी में, ठीक है। मतलब ईसा पूर्व 2300 से 1750 के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता मौजूद थे। आई बात समझ में। तो बीसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप पूछेंगे, कंफ्यूज होंगे, बीसी आखिर है क्या। तो आपको यहाँ बताना चाहूँगा, हम इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो बीसी
एसी का मतलब हमें जानकारी होना चाहिए, ठीक है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। बिफोर मतलब पहले, क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी भी घटनाएं घटी है ना, तो उसको हम बीसी से संबोधित करेंगे, ठीक है। और एसी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जितने भी घटनाएं घटी है, जैसे कि भारत की आज़ादी 1947 में हुआ है, तो ये एसी के अंतर्गत आएगा क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं हैं। एसी आई बात समझ में। तो चलते हैं साथियों, जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता 3250 से 2750 के मध्य मौजूद था। आई बात समझ में। सबसे महत्वपूर्ण ये इसका डेट को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के कार्यकाल में ही व्यवस्थित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। आई बात समझ में। इसको मोटे तौर पर सामान्यतः तौर पर 3000 से 1500 के मध्य माना जाता है। आई बात समझ में। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई बात समझ में। ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं इतिहास को पढ़ने का, लेकिन मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको बारीकी से बारीक कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझा पाऊँ, यही मेरा उद्देश्य है। आई बात समझ में। अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।